नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम राष्ट्र धर्म। चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश की चुनावी तिथियों का ऐलान कर दिया है। राज्य में 12 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा। इसके लिए 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, जबकि 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। पिछली बार 9 नवंबर 2017 को वोटिंग हुई थी और 18 दिसंबर 2017 को परिणाम आया था। वहीं चुनाव की तिथियों के ऐलान के साथ ही सीएम जयराम ठाकुर का भी बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि बीजेपी एक बार फिर से विजयी होगी। वहीं दूसरी तरफ हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला का भी बयान सामने आया है, जिनका कहना है कि चुनाव की तैयारियां पूरी हैं और हम 2/3 बहुमत से विजयी होंगे। खैर, ये तो अब चुनाव के परिणाम ही बताएंगे कि आखिर कौन किस पर भारी पड़ता है। लेकिन अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में पिछले 3.5 दशकों से हर 5 साल में सत्ता बदलने का ट्रेंड चला आ रहा है। बीजेपी सत्ता परिवर्तन के सिलसिले को तोड़ने की कवायद में जुटी है, तो कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। ऐसे में देखना है कि इस बार ट्रेंड बरकरार रहता है या फिर टूट जाएगी परंपरा। लेकिन सबसे पहले हिमाचल मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग की घोषणा को सुनाते हैं। मालूम ही है कि जो हमारी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 17 अक्टूबर है, जिस दिन चुनाव की नोटिफिकेशन जारी की जाएगी स्टेट लेवल पे और सभी आरओज द्वारा भी। उसके बाद नॉमिनेशन की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर रहेगी, जो कि मंगलवार है। उसके बाद जो नॉमिनेशंस की स्क्रूटिनी की डेट है वो 27 अक्टूबर है और विड्रॉल की लास्ट डेट जो है 29 अक्टूबर है। मतदान की तारीख जो है वो 12 नवंबर है और मतगणना की तारीख 8 दिसंबर है और निर्वाचन संपन्नता की जो तारीख है, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन जिसको बोलेंगे, वो 10th ऑफ दिसंबर है। सो ये शेड्यूल आज जारी किया गया है ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन द्वारा। इसमें एक सिंगल फेज इलेक्शन है और ऑल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हिमाचल की सिंगल फेज में ही कवर की जाएंगी और 68 में आपको मालूम ही है कि 17 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए, और 3 सीटें जो है वो अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं। टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं हमारी। जो भी एसएसआर का जो प्रोसीजर चला था, जो स्पेशल समरी रिवीजन, उसके पश्चात हमारे मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन के हिसाब से अगर हमारे 53,88,409 वोटर्स थे, तो उसमें अभी 1,18,000 के लगभग बढ़ोतरी हुई है। काफी हमारा अच्छा कैंपेन ये रहा, लगभग 2.2% की इसमें बढ़ोतरी हुई, जो स्वीप कैंपेन और सभी लोगों के पार्टिसिपेशन के द्वारा। और अब हमारे जो टोटल वोटर्स हैं वो 55,07,261 अगर हम जनरल वोटर्स खाली काउंट करें और सर्विस वोटर्स उसमें ऐड करें 67,532, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द स्टेट बिकम्स 55,74,793 जनरल वोटर्स एज वेल एज सर्विस वोटर्स सभी को मिला के 55,74,793 वोटर्स हमारे रहेंगे, जिसमें कि पुरुष हैं 28,46,201 और महिला है 27,28,555 और 37 मतदाता जो हैं वो थर्ड जेंडर के हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालेंगे स्क्रीन के ऊपर और बताएंगे आपको कि क्या कुछ इस बार हिमाचल में रहने वाला है। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर होगी। 27 अक्टूबर को नामांकन की जांच होगी। 29 अक्टूबर को नाम वापसी हो सकेगी और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीटें हैं। 8 जनवरी 2023 को जो विधानसभा का कार्यकाल है, मौजूदा विधानसभा का, वो खत्म हो रहा है। आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है
और 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा। 29 अक्टूबर को नाम वापस हो सकेंगे और साथ ही साथ 8 दिसंबर को मतगणना होगी। कुल 68 विधानसभा सीटें हैं, आपको बता रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, और 8 जनवरी 2023 को खत्म हो रहा है विधानसभा का कार्यकाल। हिमाचल प्रदेश में 55,07,261 मतदाता हैं। इनमें 27,80,208 पुरुष वोटर्स हैं और साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम बात कर ली जाए तो 27,27,016 महिला वोटर्स हैं। इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ टीना ठाकुर जुड़ गई हैं, ब्यूरो चीफ हैं हिमाचल हमारे साथ। टीना जी, चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या सरगर्मियां हैं हिमाचल में? जी देखिए, आज जो है 3 बजे के बाद आचार संहिता लागू होगी। उससे ठीक पहले आज एक कैबिनेट भी हिमाचल सरकार ने बुलाई थी। जैसे ही आचार संहिता लागू हुई वैसे ही जो हिमाचल है, यहाँ पे राजनीतिक जो सरगर्मियां हैं वो काफी तेज हो गई है, क्योंकि जो टिकटों पे मंथन होना है, उम्मीदवारों की घोषणा होनी है, क्योंकि काफी कम समय रह गया है। 25 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में सरगर्मियां काफी तेज हो गई है और जो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला है वो भी काफी तेज हो गया है और लगातार भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पे आरोप लगा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार कह रहे हैं कि वो मिशन रिपीट करेंगे और कांग्रेस का कहना है कि मुद्दे इतने ज्यादा है जनता के पास कि किसी भी हाल में जो है भाजपा का साथ नहीं देगी, जो है जनता वो कांग्रेस का साथ देगी। लेकिन आने वाले दिन ही बता पाएंगे कि जनता किसको चुनती है। लेकिन फिलहाल जो है राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज है और सर्द मौसम में काफी पारा जो है राजनीतिक चढ़ा रहेगा, लगभग 1 महीने आप कह सकते हैं। ठीक है टीना जी, सवाल ये है कि इस बार हिमाचल प्रदेश के चुनाव में बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं? जी देखिए, जिस तरह से अभी तक हम बात कर रहे थे तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी हिमाचल में सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार जो इलेक्शन है, जब आप बिल्कुल इलेक्शन के नजदीक पहुंच जाते हैं तो ये जो मुद्दे हैं बहुत प्रभावी हो जाते हैं। लगातार हालांकि जो सरकार है, भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं, कांग्रेस एक प्रथा चली आई है कांग्रेस और भाजपा के बीच की, सरकार जब अपना कार्यकाल खत्म करने वाली होती है तो चार्जशीट ये लोग एक दूसरे के खिलाफ लेकर आते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी कहा था, दावा किया था कि चार्जशीट वो तैयार कर रही है और जो है चार्जशीट वो जल्दी राज्यपाल को सौंपेगी, हालांकि वो ऐसा नहीं कर पाई। तो आप देखेंगे कि जो अभी मुद्दे रहने वाले हैं बहुत ज्यादा है। बागवान है, कर्मचारी नाराज है, कर्मचारी वो देखेंगे किसके पक्ष में वो मतदान करते हैं, क्योंकि एनपीएस पहले ही घोषणा कर चुका था कि अगर हमें पेंशन बहाली मिलती है तो हम सरकार रिपीट करवा के देंगे। लेकिन अगर सरकार हमारी अनदेखी करती है तो निश्चित तौर पर जो है नतीजे जो है चुनाव में भुगतने होंगे। इसी तरह से कांग्रेस से काफी अस्वस्थ है, क्योंकि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है हिमाचल में, तो उसको लेके जो है लगातार हमलावर भी रही है कांग्रेस पिछले दिनों में। तो आने वाले दिनों में अब देखना यही है कि कांग्रेस इन मुद्दों को कितने प्रभावी ढंग से जनता के बीच रख पाती है। ठीक है टीना जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चंद्रशेखर त्रिशूल हमारे राजनीतिक संपादक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं और आप हिमाचल में लगातार जो प्रदेश की सियासी गतिविधियां हैं पिछले दिनों उसको लगातार कवर कर रहे थे। त्रिशूल जी, आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार रिपीट होगी और जो ट्रेंड चला आ रहा है हिमाचल में पिछले कई दशकों से उसको तोड़ देगी। क्या ऐसी उम्मीद आपको लग रही है इस बार, या कांग्रेस वापसी कर पाएगी सत्ता में? देखिए आशीष जी, इस बार हिमाचल का चुनाव बहुत आसान नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी है। और एक सबसे बड़ी बात कि टूरिज्म और हाइड्रो को लेकर और हॉर्टिकल्चर को लेकर जो एक माहौल है जहां पे सरकार के उल्लेखनीय काम होने थे, निश्चित रूप से 2 साल से काम सरकार ने दिखाए हैं, सरकार ने करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है और उसी को लेके कांग्रेस को लगता है कि निश्चित रूप से कहीं कोई संभावना उसके लिए भी है। और जैसा कि बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार रिवाज बदलना है, तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि हिमाचल में हमेशा ट्रेंड रहा है कि सरकारें एक टर्म रहती है, फिर उसके बाद दूसरी सरकार आती है, दूसरे दल की सरकार आती है। बीजेपी कांग्रेस आपस में अदला बदली करती रही है। ऐसे में कांग्रेस को इस बार उम्मीद है कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस
का दाव लग सकता है। लेकिन बीजेपी ने बॉटम लेवल पे जाके जो रिमार्क किया है प्रॉब्लम्स को, उससे कहीं बीजेपी को उम्मीद है। और बीजेपी की जो रणनीति हिमाचल को लेकर रही है, जिस तरह उत्तराखंड को लेकर रही थी, और उसी तरह हिमाचल को लेकर बीजेपी बहुत गंभीर है। बीजेपी हर एक चुनाव को गंभीरता से लड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर टिकट जो बात निकल के हम जब ग्राउंड स्तर पे जाते हैं, मनाली से लेके और मनाली का अंतिम लाहौल स्पीति तक जब हम खड़े थे, और वहां से लेके कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सिरमौर, ये सब जो जिले हैं, वहां पर एक ही बात निकल के आ रही थी कि टिकट का बंटवारा अगर सही हुआ तो कहीं टिकट के बंटवारे के ऊपर नजर लगेगी, और टिकट का बंटवारा अगर कहीं गलत होता है को, और सकता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो स्थानीय स्तर पे स्थानीय एमएलए के खिलाफ है, ठेकेदारी प्रथा को लेकर है। अब ऐसे में बीजेपी अगर टिकट काटती है और बड़ा बदलाव करती है तो निश्चित रूप से फायदा बीजेपी को होने के आसार है। ठीक है त्रिशूल जी, आप बने रहिए। टीना जी, एक सवाल ये भी अहम है कि वीरभद्र सिंह जी के बाद पहला चुनाव है कांग्रेस के सामने, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी हैं। क्या वाकई में वीरभद्र जी के आज जिस तरीके से प्रतिभा जी को कमान दी गई है, और आपको लग रहा है कि इस बार जो पार्टी के अंदर अक्सर फूट की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो नहीं होगा, और टिकटों का बंटवारा सही तरीके से हो जाएगा कांग्रेस की भी, और कांग्रेस जो दावा कर रही है वो मिशन रिपीट, तो बीजेपी का जो है उसको रोकने में कामयाब हो पाएगी? जी देखिए, अगर हम धरातल की बात करें, सच में कांग्रेस के पास इस वक्त काफी जो है विकट स्थिति है, क्योंकि सर्वमान्य चेहरा उनके पास नहीं है जिसका नेतृत्व में एकजुट होकर चुनाव लड़े। ऐसा कोई चेहरा अभी फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को इसी उम्मीद के साथ बनाया गया था कि गुटबाजी खत्म होगी, वो सबको साथ लेकर चलेंगी, और जो पार्टी है वो जो मिशन रिपीट है भाजपा का, उसको रोक सकेगी और सत्ता में वापसी करेगी। हालांकि ऐसा बहुत ज्यादा सफल हम नहीं कहेंगे पार्टी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल को, क्योंकि उनके कार्यकाल में काफी जो लोग हैं जो बहुत 40 सालों से पार्टी से जुड़े थे वो पार्टी छोड़ गए, 2 कार्यकारी अध्यक्ष आपके पार्टी छोड़ गए हैं, 2 विधायक पार्टी छोड़ गए हैं। तो ऐसे में फिलहाल कांग्रेस के पास अंदरूनी संकट बहुत ज्यादा है। भाजपा उसके लिए बाद में चुनौती है, लेकिन अपने लोग उसके लिए ज्यादा चुनौती है। तो फिलहाल कांग्रेस का सबसे बड़ा जो अभी टारगेट है और सबसे बड़ा जो उसके सामने चुनौती है वो टिकट आवंटन को लेकर है। कांग्रेस का भी मानना है कि इस बार परिस्थितियां काफी अलग है, और टिकट आवंटन अगर सही से हो जाता है तो काफी हद तक जो है सत्ता में वापसी का जो रास्ता है कांग्रेस के लिए साफ हो सकेगा। ठीक है त्रिशूल जी, एक अंतिम सवाल है आपसे। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, उनका कहीं ना कहीं हिमाचल होम स्टेट भी है, और बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, जैसा आपने भी कहा कि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी इस बार मिशन रिपीट करना? आवाज मिल रही है त्रिशूल जी आपको? तो चलिए, संपर्क टूट गया है शायद। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको बता रहे थे इस वक्त की किस तरीके से हिमाचल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। चलिए अब सीएम जयराम ठाकुर और राजीव शुक्ला के वो बयान भी आपको सुनवा देते हैं जो आज उन्होंने चुनावों की तारीख ऐलान होने के बाद दिए। निश्चित रूप से मैं स्वागत करता हूं चुनाव आयोग के इस फैसले का कि चुनाव की प्रक्रिया अब जो है वो शुरू हो रही है, और ऐसे में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में लागू हो चुका है। हम पूरा सहयोग करेंगे, और हिमाचल प्रदेश में चुनाव की कैंपेन की अगर बात करें तो हमारी कैंपेन बिल्कुल सुचारू रूप से चली है। हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हिमाचल प्रदेश में एक बार नहीं अनेक बार अभी तक आ चुके हैं, और आने वाले समय में फिर से उनके कार्यक्रम बनने वाले हैं। चाहे प्रधानमंत्री जी की बात है, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात है, चाहे भाई अमित शाह जी की बात है, तो सब कार्यक्रम आने वाले समय में होते रहेंगे, और बहुत जोरदार कैंपेन हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी, और निश्चित रूप से जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। चुनाव आयोग ने आज हिमाचल में चुनाव की आधिकारिक घोषणा कर दी है। 25 तारीख तक नॉमिनेशन है और 12 नवंबर को चुनाव। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है। कांग्रेस पार्टी पहले से चुनाव की तैयारियां कर रही थी। हमारी आधी चुनावी तैयारियां तो ऑलरेडी खत्म हो चुकी हैं और आगे का काम जारी है। प्रियंका जी की रैली भी सोलन में जबरदस्त हुई और वो पूरे हिमाचल में प्रचार करेंगे।
तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित रूप से इस प्रदेश को 2/3 बहुमत से जीतेंगे। तो आपको बता दें कि हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है और कांग्रेस, बीजेपी और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने भी अपनी कमर कस ली है पूरी तरह से। हालांकि तीनों ही राजनीतिक दल लगातार चुनावी तैयारियों में लगे हुए थे और एक के बाद एक जो राजनीतिक कार्यक्रम हैं वो किए जा रहे थे। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के भी कई बड़ी रैलियां करवाई हिमाचल प्रदेश में और बहुत जो विकास से जुड़ी योजनाएं हैं उनको भी अंतिम चरण में रूप देने का या यूं कह लीजिए कि अंजाम देने का प्रयास किया। जबकि कांग्रेस इसको लेकर लगातार मुखर थी कि पिछले 5 साल में बीजेपी उतने विकास कार्यों को नहीं कर पाई जितना बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी भी लगातार हमलावर है सत्ताधारी बीजेपी पर। अब कहीं ना कहीं इस बार जो चुनाव है वो शायद त्रिकोणा हो जाए, ऐसी चर्चाएं हैं राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आने से अभी स्थितियां क्या रहेंगी इसके ऊपर संशय बना हुआ है। हालांकि जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वर्सेस बीजेपी मामला शायद रहे, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहली बार हिमाचल प्रदेश में इतने दमखम के साथ उतरी है और इतना जो चुनाव है उसको अग्रेसिवली लड़ने का प्रयास कर रही है। अब देखना यही होगा कि जनता किसको आंखों पर बिठाती है और सराखों पर बिठाती है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत झोंक दी है, अब जनता का आशीर्वाद किसको मिलेगा ये देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल आपको बता दें कि चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो हो गया है। 12 नवंबर को एक ही चरण में मतदान होगा, 17 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी और 25 तारीख को नामांकन का आखिरी दिन है। जी इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता हैं संजीव जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता रोहित शर्मा और आम आदमी पार्टी से रूपरेखा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजीव जी आप ही के पास आऊंगा। आपकी जो पार्टी है लगातार बड़ी आश्वस्त नजर आ रही है और दावा किया जा रहा है कि इस बार ट्रेंड जो चला आ रहा है हिमाचल की सियासत में उसको तोड़ देगी बीजेपी और इस बार रिपीट करेगी सरकार। क्या कुछ आप लोगों का जो एक्शन प्लान है वो है? संजीव जी। जी, मिशन रिपीट की बात कर रहे हैं आप लोग। जनता के बीच अब जाना है वोटें मांगने के लिए, कैसे जनता को आश्वस्त करेंगे? भारतीय जनता पार्टी जब 2017 में सत्ता में आई थी तब से जनता के बीच है और आज 5 वर्ष पूरे होने के बाद आचार संहिता लगी है। लगभग पूरे 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के हित में हिमाचल प्रदेश के हर वर्ग की चिंता करते हुए फैसले लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी निरंतर जनता के बीच रहे हैं। नहीं, ये ठीक है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि वो ऐसे बड़े क्या काम हैं जिनको गिनवाकर आप इस बार हिमाचल की जनता से वोट मांगेंगे? इस बार का जो चुनाव है वो एक ऐतिहासिक चुनाव होगा और इतिहास बदलने वाला है, रिवाज बदलने वाला है। हिमाचल में आने और जाने वाली सरकारें रही है, इस बार सरकार रिपीट होगी और इतिहास बदलेगा, रिवाज बदलेगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार ने शपथ ली, हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के सम्मान हेतु जो आयु सीमा पेंशन की 70 और 80 वर्ष हुआ करती थी, आज वो 60 वर्ष है। और हिमाचल के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया
चाहे वो हमारे केंद्र की सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है, दोनों ने डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं की चिंता की है। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं की चिंता करते हुए जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज पूरा हिमाचल प्रदेश जिस तरह से धुआं रहित हुआ है और जिस तरह से हर घर में आज गैस का चूल्हा, हिमाचल प्रदेश पूरे देश के अंदर एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां पर हर घर में गैस का चूल्हा है और ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ किसानों और बागवानों के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार ने जिस तरह से केंद्र की सरकार के द्वारा आज पूरे देश भर में साल में 6,000 रुपए 3 किस्तों में किसानों को दिया जाता है। और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसानी और बागवानी के क्षेत्र में नई सब्जी मंडी को बनाना और पुरानी सब्जी मंडी को विस्तारीकरण के लिए 248 करोड़ का एक ऐतिहासिक जो बड़ा निर्णय लिया है जी, और उसके लिए 20 योजनाएं जो आज धरातल पर उतरी है और ऐसे कोई भी वर्ग नहीं बचा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सरकार ने काम नहीं किया है। चलिए ठीक है, और वो ठीक है। केंद्र की मैं सरकार आऊंगा है, रोहित शर्मा जी, रोहित शर्मा जी के पास जाना है मुझे। रोहित शर्मा जी, रिवाज बदलने वाला है, नारा दे दिया बीजेपी ने, ट्रेंड तोड़ेंगे इस बार, मिशन रिपीट। हेलो जी रोहित जी, हाँ जी, आ रही है मेरी आवाज? मैं फोन से बोलूंगी ऐसे ही बोलते आपकी आवाज मिल रही है हमें। आपसे सवाल मैं ये ले रहा हूं कि इस बार बीजेपी ने नारा दिया है कि रिवाज बदलने वाला है। जी देखिए, रिवाज तो ये ऑलरेडी बदल ही चुके हैं बिना बजट की घोषणाएं करके। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की जनता जो है वो बहुत प्रबुद्ध जनता है जी, और उसमें जनादेश जो है सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे जो उपचुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए 3 विधानसभाओं के अंदर और एक मंडी पार्लियामेंट्री के अंदर, उसमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने अपना जवाब दे दिया है। वो ट्रेलर था और पिक्चर जो है और प्रदेश की जनता जो है अभी हम दिखाएंगे। बात हम करते हैं सबसे पहले भ्रष्टाचार की। जयराम जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक नारा दिया था कि हम करप्शन फ्री स्टेट देंगे जी। तो मैं आपसे के माध्यम से पूछना चाहूंगा कि जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोरोना की महामारी चल रही थी और एक दूसरे की सब लोग मदद कर रहे थे, तो जो वो पीपीपी घोटाला हुआ है और पूरे देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश का नाम संसार किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। दूसरी बात मैं कहूंगा, पुलिस भर्ती घोटाला, पेपर लीक घोटाला, पेपर में दलाली खाए गए, सीएम ऑफिस के लोग इन्वॉल्व रहे उसमें और जो हमारे पुलिस जो पुलिस के लोग इन्वॉल्व रहे उसमें। और जब इस आदमी को जो है उन्होंने गिरा, हजारों जो हमारे लोग जो है, जो हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, जो मेहनत करते हैं, पेपर देते हैं, पास करते हैं उसको, ठीक है ना, वो पढ़ाई करके मेहनत करके अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को जो है वो लगाते हैं, पेपर देने जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जो पेपर है वो घोटाला हो गया है, पेपर लीक हो चुका है, पेपर की दलाली हो चुकी है, पेपर बिक चुका है। मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पर कि वह एक नाकाबिल मुख्यमंत्री है, उनका कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई जीरो गवर्नेंस मॉडल है, उनका अपने ऑफिस पे कंट्रोल नहीं है। उनका कोविड टाइम में इस पे जो है वो जीता जाता उदाहरण देखने को मिला। सवेरे को उनका निर्देश कुछ होता था, दिन को कुछ होता था, रात को कुछ होता था और सवेरे होते होते वो कुछ और बदल जाता था। जो रिमोट कंट्रोल है उनका वो दिल्ली से चल रहा है। और जो डबल इंजन की सरकार ये बात कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार नहीं चला रहे, ये ट्रिपल इंजन की सरकार चला रहे, जिसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार, तो जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो फेल हो चुकी है हिमाचल के प्रदेश के अंदर। आज सोलन के अंदर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी, हमारी राष्ट्रीय नेता जो है, उनका एक बहुत बड़ी रैली जिसमें कोई लाभार्थी नहीं बुलाए गए थे, अपना पैसा खर्च करके लोग आए थे, वो आए थे, एक संदेश दे दिया है पूरे हिमाचल के अंदर कि हिमाचल में सरकार बदलने वाली है, रिवाज नहीं बदलेगा, हिमाचल में सरकार बदलने वाली है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के बीच में जा रही है और जनता का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, रेखा जी,
देखा जी। आम आदमी पार्टी पहली बार हिमाचल के अंदर अपनी किस्मत आजमा रही है जोरों शोरों से। क्या तैयारियां हैं, क्या बड़े मुद्दे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है हम इस बारी जो विधानसभा के चुनाव है। तो जो दो पार्टियां, रिवायती पार्टियां अब तक हिमाचल में थी, भाजपा और कांग्रेस, तो इनका जो रूप है, जो रियल क्या है, ये लोग बिल्कुल जान चुके हैं। तो मैं सबसे पहले तो अभी पहले अपनी पार्टी की बात करूं तो बिल्कुल हमारी पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। तो लगभग इस टाइम 5 लाख जो हिमाचल में परिवार है, वहां तक हमारी केजरीवाल जी की जो हमारी पॉलिसी है जनहित की, वो गारंटियां पहुंच चुकी हैं। हर विधानसभा में मतलब 10 से 12 हजार घरों तक पहुंच चुकी है। और बिल्कुल लोग इस बारी बड़े मतलब हर थर्ड विकल्प की तरफ देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा की जो डबल इंजन की सरकार है, तो इनकी जो जुमलेबाजी है, इससे तो हर कोई वाकिफ भी है कि 15 लाख हर घर तक पहुंच गए, 15 लाख घर घर तक पहुंच गए, 101 स्मार्ट सिटी इन लोगों ने बना दी है, बुलेट ट्रेन भारत में चल पड़ी है, काला धन ये लोग वापस ले आए हैं। काला धन जो लाने की बात की थी मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं तो स्विस बैंक में अभी भाजपा नेताओं का जो धन है, काला धन वो पहले से ज्यादा तिगुना चौगुना हो गया है। और जो इन्होंने बात की थी रोजगार की, 2 करोड़ रोजगार की, तो आज हमारा भारत देश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, चरम सीमा पर बेरोजगारी है, गरीबी चरम सीमा पर फैली हुई है। जो छोटे मोटे देश थे उनकी लाइन में हम कगार में खड़े, बर्बादी कर्ज में डूबा हुआ देश हमारा। और मतलब ये डबल इंजन की सरकार नहीं, मैं तो ये बोलूंगी कि बिना इंजन की सरकार है। बुरा हाल है भारत देश का। जो भी इन्होंने वादे लोगों से किए थे, अभी हम मेरे जो भाई है बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की, घर घर तक गैस पहुंचा दी है, कोई शक नहीं। भाजपा वालों ने घर घर तक गैस जरूर पहुंचाई है, लेकिन उस गैस को अभी 100 में से कोई 20% लोग भरवा रहे हैं। जो बेचारी हमारी बहनें जिनके घर में कोई इनकम सोर्स नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वाला नहीं है या कोई अच्छी इनकम नहीं है, तो 1000 से ऊपर आज का जो सिलेंडर की जो कीमत है कौन भरवा रहा है? वो घर में शॉपीस बनकर रह गए हैं, इनके दिए हुए उज्ज्वला गैस के जो सिलेंडर है। इससे तो अच्छा था कि पैसों से गैस दे देते फ्री के बजाय, लेकिन भरवाने में इजी रहता तो शायद कहीं ना कहीं ये लोग। चलिए ठीक है रेखा जी, इन तमाम जो आरोपों का जवाब है वो हम जरूर लेंगे बीजेपी के प्रवक्ता से। हिमाचल में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। जिस तरीके से संजीव जी ब्रेक पर जाने से पहले लगातार कांग्रेस और आम आदमी के प्रवक्ता सवाल उठा रहे थे बीजेपी की नीतियों को लेकर, ऐसे में कहीं ना कहीं जवाब जो है वो दोनों ही दलों को तो देना ही पड़ेगा और साथ ही साथ जनता के कटघरे में भी खरा उतरना पड़ेगा। क्या कहेंगे जिस तरीके से आरोप हैं कि बिना बजट के घोषणाएं कर दी गई और साथ ही साथ सेमीफाइनल में ट्रेलर जो है वो बीजेपी देख चुकी है और अब पूरी पिक्चर जो है वो बीजेपी को देखने को मिलेगी, क्या कहेंगे संजीव जी? जहां तक इन लोगों के आरोप है, मुझे नहीं लगता कि ये आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। इनको आकलन करना चाहिए, तुलना करनी चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, आसमान से लेकर पाताल तक घोटाले ही घोटाले थे जी। हिमाचल प्रदेश में स्कूटर पर सेव्ड हो गए, ठीक है, उन घोटालों को भूल गए ये लोग। परंतु बेबुनियादी जो आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत साफ है और नेतृत्व साफ है। जयराम सरकार पर एक भी आरोप जो लगा रहे हैं, एक भी आरोप आप साबित करिए, परंतु चुनाव के समय में आरोप लगाना बहुत आसान है। संजीव जी, रोहित जी कह तो रहे थे कि जो पीपी घोटाला है, पुलिस भर्ती घोटाला है। नेता श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने स्वयं अपने बयान में कहा कि भारतीय जनता पार्टी जितने भी कांग्रेस के समय में हमने शिलान्यास किए थे, सब काम भारतीय जनता पार्टी ने पूरे करके आज उद्घाटन करके कंप्लीट कर दिए हैं और उनका लोकार्पण हो चुका है। स्वयं इनके नेता कहते हैं। आज की समय में मैं तो बताऊं कि कांग्रेस के अंदर जो युद्ध चल रहा है, कांग्रेस के जो परिवार है वो पूरी तरह बिखरा हुआ है, क्यों भाग रहे हैं, इनसे पूछिए इस बात को। और जहां तक आम आदमी की बात आती है, ये तो राष्ट्र विरोधी लोग हैं।
और जहां तक के रोजगार की बात करता है, इन्होंने दिल्ली और पंजाब में कितना रोजगार दे दिया, और शराब सस्ती करके लोगों को शराबी बना दिया, और अपने ही मंत्रियों को, इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को 1 हफ्ते के अंदर अंदर डाल दिया। क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? क्या वो घोटाले नहीं है? और इनके प्रवक्ता ही स्वयं कई डिबेट में कहते हैं, कई अपने भाषणों में कहते हैं, इनके जो अध्यक्ष है स्वयं कहते हैं कि अभी हमें 10-15 साल जमने में लगेंगे। तो अभी तो आम आदमी जो पार्टी है हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के लिए बीच में आए थे, और एक वो भी दिल्ली और हरियाणा और पंजाब के कुछ लोग आए थे, और जो यहाँ पर शिमला और 2-4 क्षेत्रों में देखने को आए थे, परंतु उसके बाद आज के समय में मुझे लगता नहीं कि आम आदमी कहीं यहाँ दिख रही है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। रोहित जी, एक सवाल लगातार उठ रहा है और वो है कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर, कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी को लेकर। ये भी कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि वीरभद्र जी के बाद ये पहला चुनाव है कांग्रेस के सामने, और अगर कांग्रेस को वाकई में इस बार सत्ता में आना है तो बहुत ही सोच समझकर हर कदम उठाना होगा, और पूरी जो रणनीति है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि वो वाकई में उसके जो परिणाम हैं वो देखने को मिले। लेकिन क्या वाकई में ये जो चीज़ है वो संभव हो पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के सारे नेता एक साथ एक मंच पे थे, और कांग्रेस पार्टी में जो ये नेतृत्व की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में हाथ का निशान ही हमेशा नेतृत्व होता है। हाथ का निशान ही जो है हमारा नेतृत्व करता है जी, और हाथ के निशान के अंदर ही हम चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, सारे नेता एकजुट होकर रहे हैं, सब पूरे प्रदेश में अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में काम कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरी बात का जवाब मैं इनका देना चाहूंगा कि ये बात कर रहे थे कि मिथ्या बातें हो रही है। मिथ्या बातें, देखिए मिथ्या बातें इस तरह से होती है कि मैं कोई मैं तर्कहीन की बात कर रहा हूँ। क्या हिमाचल प्रदेश के अंदर पेपर की दलाली नहीं हुई? पुलिस में पेपर की, आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनकी भर्तियों में घोटाला हुआ। फर्जी लोगों की भर्ती। रोहित जी, मैंने आपने जो सवाल उठाया था, चाहे वो पुलिस भर्ती से जुड़ा था मामला, चाहे वो पीपी किट से जुड़ा आपने सवाल उठाया था, उसका जवाब मैंने संजीव जी से लिया। लेकिन अभी हम एक बार जो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं वो पूरे हिमाचल प्रदेश की और हिमाचल से जुड़ी तमाम राजनीतिक दलों की चर्चा कर रहे हैं। आपने कहा कि एक मंच पर सभी नेता थे। अरे भाई, ये तो स्वाभाविक है ना कि अगर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी या दिल्ली से कोई और बड़ा नेता आएगा तो तमाम जो प्रदेश के नेता हैं वो एक ही मंच पे होंगे। लेकिन जो बात निकलकर सामने आ रही है, अगर कहीं पर भी फूट नहीं है, कोई आंतरिक कलह नहीं है, तो 2-2 कार्यकारी अध्यक्ष छोड़कर क्यों चले गए? देखिए, चुनाव का समय है जी। चुनाव का समय एक ऐसा समय होता है जिसमें लोग जो है तो पार्टियां बदलते हैं। कुछ लोग इधर से उधर आ रहे हैं, कुछ लोग उधर से इधर जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनाव के समय में देखिए, खेमी राम जी कांग्रेस में आए, दयाल प्यारी जी कांग्रेस में आई, ठीक है ना। हमारे भी कुछ लोग गए, ये एक निरंतर 2-2 कार्यकारी अध्यक्ष गए, उनको शायद ठीक है, क्योंकि आपने जिनके कांधों पर अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदारी दी, चाहे वो कार्यकारी ही सही, लेकिन अध्यक्ष तो थे। पार्टी के समय में मजे लिए जी, ठीक है ना। आज अगर जो निचले स्तर के कार्यकर्ता है उसको अगर स्थान दिया जा रहा है, आगे हमारे जैसे जो जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको आगे आने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे लोगों को तो तकलीफ होनी स्वाभाविक ही है। और ये चुनाव का समय, ये एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये इसमें जो है ऐसा चलता रहता है। और जहां तक नेतृत्व की कांग्रेस के जो लीडरशिप की बात है, कांग्रेस की लीडरशिप एक है और कांग्रेस की लीडरशिप एक है। कल भी सारे नेता इकट्ठे थे, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी नेता ने कांग्रेस पार्टी के कोई ऐसा बयान दिया? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया पे फैलाई गई जो है ये झूठी बातें हैं कि भाई कांग्रेस में भरी हो रही है। मुझे तो कोई गुटबाजी नजर नहीं आती। चलिए, आपको नजर नहीं आती, लेकिन खबरें जो निकलकर सामने आती हैं वो किसी से छुपी हुई भी नहीं है। खैर, मैं आऊंगा आपके पास अभी, क्योंकि मुझे रेखा जी के पास जाना है। रेखा जी,
आपके पास जिस तरीके से लगातार जो है सवाल ये भी आ रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब के तमाम जो नेता हैं उन्होंने ही डेरा डाला हुआ है, हिमाचल के जो स्थानीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं उतनी मजबूती के साथ एक्टिव नज़र नहीं आते या उतने संख्या में नज़र नहीं आते जितनी प्रदेश के नेतृत्व को ज़रूरत है। तो ये जो लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे बीजेपी के लोग हैं, चाहे दूसरे विपक्ष से जुड़े हुए विरोधी राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए सर, इसमें सीधी सी बात है, कोई हमारी जो पार्टी है इन दो रिवायती पार्टियों की तरह सदियों पुरानी पार्टी नहीं है हमारी। और हमारी पार्टी में तो दिल्ली से और पंजाब से जो लीडर्स आ रहे हैं तो वहां पे सरकारें बनी हुई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और मैं अपने भाई बीजेपी के प्रवक्ता को बता दूं, गुजरात में बहुमत से हमारी सरकार बनने वाली है। और हिमाचल में जो आ रहे हैं तो देखिए उन्होंने सरकार बनाई है, इलेक्शन जीते हुए हैं, उनके पास उसका भी एक्सपीरियंस है। और हमारे हिमाचल में कोई ऐसा नहीं है कि अच्छे लीडर्स नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स जो अभी हमारे काम कर रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष के अध्यक्षता में बहुत अच्छे जो कार्यकर्ता, देखिए इस थोड़े से समय में हिमाचल प्रदेश में आज घर घर तक हमारे कार्यकर्ता केजरीवाल जी की गारंटियों को लेके जा रहे हैं, हर बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बौखलाए हुए भाजपा वाले, क्योंकि देखिए कांग्रेस एक जो विपक्ष था मजबूत नहीं रहा कि बीजेपी पार्टी सत्ता में आई है। अब बीजेपी वालों को जो है केजरीवाल जिस तरह से ईमानदार और देशभक्त है और कितनी अच्छे से काम करते हैं, तो इनके नेताओं को वही ईडी और सीबीआई के द्वारा जेल में डाला जा रहा है। आपको पता नहीं होगा, अभी इनकी सरकार जाने वाली है तो पूरी जेलें बीजेपी के नेताओं से भरेंगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो भ्रष्टाचार में बिल्कुल नंबर 1 पे पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए भाजपा वालों ने। हेल्थ स्कैम इन्होंने करा, चारा घोटाला इन्होंने किया है, पीपीई जो किट घोटाला इन्होंने किया है। तो हर कोई के जो भ्रष्टाचार, और उन्होंने कहा था ना कि इनके अपने हेल्थ जो मिनिस्टर है इनको निकाला गया। तो मैं इनको बता दूं कि केजरीवाल जी जो है 5 उंगलियां समान ही होती हैं। अगर इनको लगता है कि मेरे इसमें कोई नेता खराब है, भ्रष्टाचार कर रहा है, उसको वो निकाल देते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो भाजपा के जो नेता है करप्ट जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनकी प्रमोशनें कर दी जाती हैं और पूरा देश गवाह इस बात का सर जी। हर कोई देख रहा है कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। और इन्हीं के मैं अभी बता दूं आपको, जो इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार क्या आतंकवादी क्या देश विरोधी पार्टी हमें कहा है इन्होंने। तो मैं आपको बता दूं बिल्कुल ये बौखलाए हुए, डरे हुए हैं। आपको पता सिद्धू मूसेवाला जो मरा था, अगर इनकी सरकारें होती ना तो आज तक ये उनके जो जितने भी हत्यारे थे कितना वो सबको हमने पकड़ा हुआ है। हत्यारों को, सिद्धू मूसेवाला के हत्यारे आज जेल में है और ये हमारी सरकार की देन है। और जितने भी हमने गारंटियां की थी वो पूरी की हैं और लगे हुए हैं, दिल्ली में पूरी की है, पंजाब में रेखा जी, इसके बजाय सिक्योरिटी भी आप ही के समय में वापस हुई है। मूसेवाला की सिक्योरिटी भी आप ही के समय में वापस हुई थी। जो वापस हुई थी तो उसको बुलेट प्रूफ जो हमने गाड़ी दी हुई थी और जो उसके लिए काफी सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी। और उनको सरकार ने बोला था, पीछे से था कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन इसके बावजूद वो घर से बाहर निकले। तो सिक्योरिटी का तो इसमें कोई इशू नहीं था, उनको बुलेट प्रूफ गाड़ी दी हुई थी और जो कमांडो उनके साथ थे जो बहुत अच्छे ट्रेन थे, तो उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन उनके हत्यारों को हमने पकड़ा हुआ है। रेखा जी, आप तैयारी थोड़ी अच्छे से करके आया कीजिए। खैर, संजीव जी आपके पास आऊंगा। संजीव जी, क्योंकि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब और तमाम जो दूसरे बड़े दिल्ली में आपके नेता हैं केंद्र के अंदर, वो कहीं ना कहीं हिमाचल से आते हैं, तो ऐसे में उनका होम स्टेट होने की वजह से भी जो प्रतिष्ठा है वो पूरी दांव पर है सीधे रूप से। क्या कहेंगे, क्या वाकई में इस बार जो आप लोग बार बार कह रहे हैं कि रिवाज बदलने वाला है और ये जो नारा है ये वाकई में आपको लग रहा है सफल हो पाएगा, ट्रेंड तोड़ पाएंगे आप लोग? आपने अपने वक्तव्य में पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है, चाहे वो पंचायत का हो चाहे
जिला परिषद का हो, विधानसभा का, लोकसभा का हो, हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से होने के कारण उनका ये घर है। माननीय अनुराग ठाकुर जी हिमाचल प्रदेश के धरतीपुत्र है और माननीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश को अपना दूसरा घर मानते हैं और इसलिए हिमाचल प्रदेश में आना जाना लगातार उनका चला हुआ है और चुनाव को बड़ी गंभीरता से हम लड़ रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा, हम 2017 से ही, जब से हमने शपथ ग्रहण की हमारी सरकार ने, तब से जनता के बीच जाकर पूरी तरह से जनता की सेवा में लगे हैं। निश्चित रूप से रिवाज बदलेगा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। और माननीय जयराम ठाकुर जी ने पूरे प्रदेश का दौरा करके, और कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वो किसी कार्यकर्ता को नहीं जानते और पूरे ईमानदारी लगन से उन्होंने काम किया है। और एक किसान का बेटा किया है, अच्छी बात है। जी, और जी बिल्कुल, जो मुद्दे हैं, क्योंकि लगातार हमारे जो चैनल के रिपोर्टर हैं वो प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, पुलवामा की और जो मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं। संजीव जी सुन लीजिए ना, एक बार सुन लीजिए। संजीव जी सुन लीजिए। महंगाई, बेरोजगारी, टुकड़े करने की बात सुनिए संजीव जी, सुनिए ना, करने जाते हैं। संजीव जी बात और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो देशभक्ति है? संजीव जी पहले मेरा सवाल आप सुनिए। मैं आपको जो बात कह रहा हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, एंटी इनकम्बेंसी, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म, ये ऐसे तमाम कई बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर जो माहौल है वो अभी भी इस तरह का बना हुआ है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। ठीक है, आपके नेता लगातार जनता के बीच जा रहे हैं जो आप लोग कह रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये जो सामने चुनौतियां, इसको आप निपट पाएंगे इनसे? क्योंकि यहाँ के नेता के नेतृत्व शक्ति को देखते हुए, नेतृत्व को देखते हुए, यहाँ के नेताओं की दिशा और को देखते हुए दूसरी पार्टी के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जी ठीक है, ठीक है। रोहित जी, जिस तरीके से संजीव जी बता रहे हैं वो तो आश्वस्त हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारी तैयारी ना सिर्फ मुकम्मल है बल्कि इस बार जो जनता है वो एक बार फिर से उनको अपना आशीर्वाद देगी। लेकिन हम जिस तरीके से बात कर रहे थे कि कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां कम नहीं हैं, हालांकि आप लोग आश्वस्त हैं कि आपकी भी तैयारियां पूरी हैं, मगर एक, क्योंकि वीरभद्र जी के जाने के बाद से वीरभद्र जी सर्वमान्य चेहरा थे पार्टी में, तो क्या कोई ऐसा अभी तक सर्वमान्य चेहरा, कोई एक राय बन पाई है जिसको आगे रखकर आप लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारा देश जो है एक वो लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। और कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। विधायक चुन के आएंगे और वही तय करेंगे कि उनका चेहरा क्या होगा। और कांग्रेस पार्टी के चुनाव के चिन्ह के नीचे श्रीमती सोनिया गांधी जी के, श्री राहुल गांधी जी के, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के, श्री राजीव शुक्ला जी के, रानी प्रतिभा सिंह जी के, मुकेश अग्निहोत्री जी के, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के और जितने भी हमारे तमाम बड़े नेता, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और सब उसमें काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट करना हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है, हिमाचल प्रदेश की जनता त्रस्त है। 220 रुपए की सरसों की तेल की बोतल है, आटे पे जीएसटी, दूध पे जीएसटी, दही पे जीएसटी, हर चीज को जो है, महंगाई को जो है इन्होंने चौथे नहीं 8वें आसमान पे पहुंचा दिया जी। जो, और आपको बताता हूं मैं उसका कारण क्या है। कारण है उसका मध्यम वर्ग को खत्म करना। अगर ये मध्यम वर्ग को खत्म करने में सफल हो जाते हैं तो इनसे प्रश्न करने वाला कोई नहीं रहेगा। ठीक है। मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो सरकार से प्रश्न पूछता है कि भाई बताइए कि हमारे लिए आपने क्या किया। आज जो है, जो मध्यम वर्ग है वो निम्नतम मध्य वर्ग में, और जो न्यूनतम वर्ग है वो बिल्कुल गरीबी रेखा के आसपास पहुंच रहा है। इन्फ्लेशन रेट देखिए आप कहाँ पे पहुंच गया है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व की बात करते हैं, पोस्टरों से जयराम ठाकुर और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनका चेहरा गायब है। नरेंद्र मोदी जी के मुंह के ऊपर चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि इनको समझ में आ गया कि यहाँ पे जयराम ठाकुर जी के और जगत प्रकाश नड्डा जी के चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। लेकिन हिमाचल की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे पॉलिटिकली अवेयर लोग रहते हैं सारे।
क्योंकि हर घर में एक पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो किसान ही क्यों ना हो, नौकरी करने वाला हो, हर आदमी जो है वो पॉलिटिकली अवेयर है। चलिए ठीक है, ये आपकी तमाम जो बातें हैं, ये इनकी जो गुटबाजी है वो जग जाहिर है। गुटबाजी जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जो प्रेम कुमार धूमल जी बीच बीच में इनके पोस्टरों से नया गायब हो जाते हैं। देखिए भाई, प्रेम कुमार धूमल जी भी एक बड़े नेता है हिमाचल प्रदेश के, लेकिन क्या है कि आजकल ये चला हुआ है कि भाई उनको खुड्डे लाइन लगा दो, और उनको लगा दिया हुआ है खुड्डे लाइन इन्होंने। ये तो आपकी पार्टी में भी कई बार देखने को मिला है, आपकी पार्टी में नहीं हुआ क्या ये? और अभी एक तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि टिकट आवंटन को लेकर भी लगातार जो रसाकशी है वो चल रही है, खींचतान चल रही है। सुक्खू साहब कहते हैं सब कुछ डिसाइड हो गया है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। प्रतिभा जी अपना अलग ट्रैक पर हैं एक तरह से। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि आपने जिस तरीके से कहा कि बीजेपी के अंदर जो खुड्डे लाइन लगाने की नीति है वो चल रही है, लेकिन इस तरह की स्थितियां तो कई बार कांग्रेस में देखने को मिली, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, या देश स्तर की बात हो, राष्ट्रीय स्तर की बात हो, ये तो हर पार्टी में देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल ये है कि अभी क्योंकि हम हिमाचल की बात कर रहे हैं और हिमाचल में आप जिस तरीके से ये दावा कर रहे हैं, लगातार ये आपकी पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार वाकई में सरकार जो है कांग्रेस की बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार तो तब बनेगी ना जब टिकट का आवंटन है वो ठीक तरीके से हो जाए, क्योंकि उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अलग अलग राय देखने को मिल रही है, समय समय पर बयान अलग अलग आ रहे हैं। देखिए ऐसा है, जो हमारी सीईसी है उसकी मीटिंग कल होने जा रही है और उसमें टिकट का जो है वो आवंटन जो है वो हो जाएगा। ठीक है। देखिए आप अपनी पार्टी के सभी मतलब टिकट के चाहवान सभी होते हैं जी। टिकट की चाह रखने के खातिर ही लोग राजनीति में, कई लोग राजनीति में आते हैं जी। कई लोगों को कुछ लोगों को संगठन का काम करना होता है, कुछ लोगों को जो है वो टिकट की चाह होती है। तो जो टिकट के चाहवान लोग हैं वो कोई अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि खींचताने आम राय नहीं बन रही है, आम राय बन चुकी है। 39 लोगों को जो है फोन पे बता दिया गया है कि आपको टिकट मिल रहे, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कीजिए। और बाकियों में भी जो है मैक्सिमम में जो है वो आम राय बन गई है, और जिनमें नहीं बनी है वो भी शीघ्र बन जाएगी। ये तो कांग्रेस का इंटरनल मामला है, ठीक है ना। इसमें कोई ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हेल्थी कॉम्पिटिशन है। लौटूंगा मैं आपके पास क्योंकि रेखा जी के पास जाना है। रेखा जी, मेरा अंतिम चरण में एक और महत्वपूर्ण सवाल है आपसे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब, पंजाब में भगवंत मान जी, इन दो चेहरों को आगे रखकर चुनाव लड़ा गया था। हिमाचल में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आम आदमी पार्टी की ओर से? देखिए सर, आम आदमी पार्टी का जो हर एक कैंडिडेट है वो बिल्कुल कट्टर ईमानदार होगा, वेल एजुकेटेड होगा। इसके लिए कोई किसी एक चेहरे की जरूरत नहीं है। जब हमारी सभी लीडर जीतेंगे तो ये एक सरप्राइज रहेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। रही बीजेपी और कांग्रेस की बात, तो इनकी मुख्यमंत्री के जो चेहरे, इनको तो आप जानते ही हैं कि कोई ही पार्टी लोगों को नकारती है हर तरफ, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस, बिल्कुल साफ दिख रही है। कांग्रेस की गुटबाजी के कारण, इनकी परिवारवादी नीतियों के कारण इनके नेता बिकने को तैयार है। हर दिन नया देखने को मिल रहा है न्यूज में कि इनका जो लीडर छोड़ के पार्टी जा रहा है। और रही भाजपा सरकार, जो भाजपा को मैं बता दूं, ये मेरे भाई प्रवक्ता जी बैठे हैं, बड़े बड़े एलिगेशन लगा रहे हैं बिना किसी तथ्य के हमारी पार्टी के ऊपर। तो मैं इनको बता दूं कि जो पैसा इनको देश की गरीबी दूर करने के लिए लगाना चाहिए, विकास के लिए लगाना चाहिए, तो उनको ये नेताओं की खरीद में लगा रहे हैं। उनको खरीदा जा रहा है, वहाँ पे ये पैसे वेस्ट कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों में पैसे वेस्ट कर रहे हैं। कितने बच्चे, सरकारी बच्चे और प्रॉपर्टी को ये मिसयूज कर रहे हैं। इनके जो बड़े बड़े नेता चुनावी समय में अब आ रहे हैं तो आम पब्लिक परेशान होती है। उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह आम पब्लिक का आना जाना कितना बदतर हो गया है, और थोड़ा से इन्होंने लोगों का मतलब जीना हराम करके रखा हुआ है। बीजेपी तो एक इस तरह की पार्टी है कि जिसने देश की संपत्ति का मतलब दुरुपयोग किया है, चुनावी चाहे अपने चुनावी प्रचार के लिए किया, नेता और सरकारें रोकने के लिए किया हुआ है। मैं एक बात जनता जान चुकी है कि जो भाजपा है ये बिल्कुल जनहित के लिए कोई पार्टी नहीं है। इसमें महंगाई और गरीबी बढ़ने वाली है, बेरोजगारी बढ़ने वाली है,
और एक ऑप्शन होता था लोगों के पास कांग्रेस का कि लोग जब भाजपा से दुखी होते थे कांग्रेस को वोट करते थे, कांग्रेस से दुखी होते थे भाजपा को वोट करते थे। लेकिन अब लोग बिल्कुल देख चुके हैं कि कांग्रेस को वोट करना तो भाजपा को ही वोट करना है। अगर इनके मुख्यमंत्री खुद बता चुके हैं कि भाजपा की सरकार गलती से बन भी जाती है तो टिकेगी नहीं, क्योंकि इनकी नेता तो बिल्कुल बिकने को तैयार है। तो लोग बिल्कुल भी कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे और भाजपा को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि देश जो है अब इनकी करतूत जान चुका है कि कितने 15 लाख इन्होंने दे दिए, कितनी नौकरियों के इन्होंने घोटाले किए, भ्रष्टाचार किया। कोई भी जो अच्छा होनहार बच्चा था किसी को जॉब नहीं लगी है इनके इसमें शासनकाल में। तो बिल्कुल इन्होंने अपने चहेते हर जगह रखे हुए हैं, चाहे वो हर जो जितनी भी नौकरियां निकलती थी वहीं पे इनके जो घोटाले देखे जाते थे, पेपर पहले लीक करवा दिए जाते थे। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक इनके जो नेता है हर एक करप्ट है और भ्रष्टाचारी है, और बिल्कुल ये इनके पास कोई तुक ही नहीं है लोगों के पास कि क्या मुंह के लेके जाएंगे और वोट मांगेंगे, क्योंकि जनता इनका रूप देख चुकी है कि बिल्कुल जुमलेबाजी जो लोगों ने बोला हुआ था इनको कि पार्टी है बीजेपी, तो बिल्कुल इन्होंने प्रूव किया है। ऐसे ऐसे काम किए इन्होंने कि बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी सरकार, बिल्कुल दम पे बोलते हैं लोग कि बीजेपी भ्रष्टाचारी सरकार है। और इनके नेता तो आप देख ही चुके हैं कि कितना काम इन लोगों ने किया है। चलिए ठीक है संजीव जी, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल शॉर्ट के अंदर जल्दी से जवाब दे दीजिए। फाइनल कमेंट है आपका, क्योंकि लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर बिल्कुल भी जुड़ने को तैयार नहीं है। हाँ। इसलिए आज रेखा जी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने वाली है, भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी, और इसीलिए रेखा जी पूरी तरह बौखलाई हुई है। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। तो हिमाचल में चुनावी बिगुल बच चुका है, देखना यही होगा कि हिमाचल की जनता इस बार किसको चुनकर विधानसभा में भेजती है। नतीजों का सभी को इंतजार रहेगा। आज के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।